हाँ बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्क टाइप चैनल में। आज हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट एक हार्ट रेगुलेशन एंड डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन हार्ट के डिजीज के बारे में। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़े हैं, मैं ये मान के चलता हूँ आप अपना नोट्स भी रिवाइज किए होंगे। अब आप क्वेश्चन के अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये सब चीज़ नहीं किए तो आप क्वेश्चन अटेंड करें, उसके बाद आप लेक्चर्स देखेंगे या नोट्स पढ़ेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। पहला कि द हार्ट इज टर्म मायोजेनिक बिकॉज इट इज actively regulated by a hormone from the adrenal medulla. It normal rhythmic activity originates within and it's auto-regulated by a specialized nodal tissue. Rate is primarily controlled by automatic nervous system या फिर it require a neural signal from the medulla oblongata to initiate contraction. तो हार्ट को मायोजेनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इट्स नॉर्मल रिदम एक्टिविटी ओरिजिनेट विदिन, मतलब हार्ट में ही विदिन हो, मतलब ओरिजिनेट होता है। ठीक है, एंड जो आपको वो नोडल टिश्यू ओरिजिनेट होता है वो क्या होता है, आपका ऑटो रेगुलेटर होता है, यानी उसको रेगुलेट करने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलेशन का जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत स्टिमुलेशन चाहिए उसे रिदमिक कंट्रोल के लिए, रिदमिक स्टिमुलेशन के लिए, लेकिन ऑटो रेगुलेशन के लिए उसे बाहरी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, यानी उसका कनेक्शन ब्रेन से नहीं है। ठीक है, वो खुद से ही नर्व इम्पल्स को जनरेट कर रहा है। तो सही आंसर इसका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी न्यूरल सेंटर फॉर द एक्सटेंसिव रेगुलेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन इज लोकेटेड इन द। चलो ठीक है, अब मैं इसको समझाने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, और ये है ये देखो, अब हमारे पास क्या है, हम क्या देख रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ हार्ट देख रहे हैं। ठीक है, दिल का रेगुलेशन। अब होता क्या है कि अब है ब्रेन है हमारा। ठीक है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम में ये कौन सा पार्ट है, ये आपका मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है यही है आपका रिदमिक सेंटर फॉर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यहीं से आपका जो कार्डिक का जो इम्पल्स, यानी उसका कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, ये मतलब कॉन्ट्रैक्शन कितना फास्ट होगा, उसका कार्डिक आउटपुट क्या होगी, ये जनरेट होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा से। लेकिन हाँ, मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से कंट्रोल होने का मतलब ये है कि ये आपको रिदमिक कंट्रोल देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से वो नर्व इम्पल्स जनरेट कर रहा है फिर वो हार्ट पे जा रहा है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा, नहीं। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स खुद के ऑटो रेगुलेशन से होता है, लेकिन जो रिदमिक कंट्रोल होता है, यानी हम जो देखते हैं कि 72 बीट्स पर मिनट हो रहा है, ये रिदम हो रहा है ना, 72 बीट्स पर मिनट हो रहा है, या फिर ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज हमारे बीट्स इंक्रीज कर रहा है, क्यों इंक्रीज कर रहा है, ये सब हमारा रेगुलेट होता है एक्सटर्नल यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट से, मेडुला ऑब्लोंगाटा से। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, देखो हमारे हमें क्या क्या चाहिए, एक इनपुट सिस्टम चाहिए, एक हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस चाहिए, एंड देन हमारा एक आउटपुट सिस्टम चाहिए। ठीक है, मतलब जो हमारा इम्पल्स है उसका आउटपुट चाहिए ना। तो इनपुट कैसे होता है, देखो अगर हमारा इनपुट हायर ब्रेन सेंटर, ब्रेन से क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, यहाँ पे हमारे डिफरेंट सेंटर्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं हमारे इनपुट को। जैसे हमें कुछ भूख लगा, हम आंख से देखे, ठीक है, हमें भूख लग रहा है, ठीक, क्या करेगा, ये आपको भेजेगा, या फिर हम आंख से डर लग रहा है, ठीक, क्या करेगा, इनपुट भेजेगा। सब लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम में पता है इमोशन सिस्टम होता है। ठीक है, ये सब क्या करेगा, आपके सिग्नल को भेजेगा किस में, मेडुला ऑब्लोंगाटा में, और मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करेगा, अब कुछ यहाँ से वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा। जब ये इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा तो दो तरह के इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा, एक इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा जिससे हमारा कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट हमें पता है क्या है, हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक या फिर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, ये दो तरह का होगा। यानी जो आउटपुट होगा क्या वो उससे हमारा हार्ट बीट इंक्रीज करेगा या फिर हार्ट बीट डिक्रीज करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं हार्ट बीट का इंक्रीज करना या हार्ट बीट का डिक्रीज करना कार्डिक आउटपुट से ही तो रिलेटेड है। क्योंकि क्योंकि कार्डिक आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि आपका पर साइकिल में कितना वॉल्यूम और ब्लड एक वेंट्रिकल से पंप आउट हो रहा है, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से
एक न्यू ट्रांसमीटर निकलता है जिसे हम कहते हैं इफिनेफ्रिन या फिर हम कहें उसे नॉरएपिनेफ्रिन। चलो यहाँ पे हम नॉरएपिनेफ्रिन करते हैं, दोनों का फंक्शन एक ही है। ये क्या, अगर नॉरएपिनेफ्रिन क्या करेगा, ये आपको एक केमिकल ट्रांसमिट करेगा जिससे होगा क्या कि इंक्रीज द, जो हमारे हार्ट पे इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसे रेज कर दो। ये क्या करेगा, इंक्रीज द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिपोलाइजेशन इन एसए नोड एंड एबी नोड एंड इंक्रीज द हार्ट रेट। पहला काम क्या करेगा, ये जो आपका इफिनेफ्रिन करेगा वो क्या करेगा, आपको न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा डिपोलाइजेशन हो जाएगा हमारे एसए नोड का और एबी नोड का, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन यानी हार्ट बीट इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करेगा, इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल बाय इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये किस तरह करेगा, एक और काम करता है, ये आपको कैल्शियम प्लस प्लस को क्या करेगा कि रिलीज करता है। कैल्शियम प्लस प्लस में पता है कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जब कैल्शियम प्लस प्लस यानी कैल्शियम 2+ आपका इंक्रीज करेगा हमारे ल्यूमन सिस्टम में, तो आपको बाइंड करेगा एंड देन वो आपको हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो जो हमारा एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होगा, ये हमारे कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। दूसरा काम क्या करेगा कि आपका जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यहाँ से केमिकल रिलीज होगा जो कि आपका वेगस नर्व के थ्रू जाएगा, मतलब वेगस नर्व से थ्रू रिलीज होगा हार्ट में। कौन सा होगा आपका, एसिटाइल कोलिन। अब ये जो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, जस्ट अपोजिट करेगा नॉरएपिनेफ्रिन और इफिनेफ्रिन का। यानी हम देख रहे थे कि इफिनेफ्रिन हमारे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। कैसे, पहला आप उसके डिपोलाइजेशन रेट को इंक्रीज करके और दूसरा उसके कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करके। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कैसे इंक्रीज करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करके। देन अब वेगस नर्व से या तो हम देखें ना, या तो हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो सकता है या फिर हार्ट डिक्रीज हो सकता है। अब हम केस देखते हैं हार्ट डिक्रीज होने के केस में, तो वेगस नर्व से हमारे केमिकल रिलीज होता है जो कि स्टाइलकोलिन। स्टाइलकोलिन क्या करता है, डिक्रीज द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिपोलाइजेशन इन एसिया नेविनोस एंड डिक्रीज द हार्ट रेट। ये आपका जो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा नॉट इफिनेफ्रिन, उसको क्या करेगा, स्टाइलकोलिन डिक्रीज कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन एंड इफिनेफ्रिन आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, मतलब इनका दोनों का फंक्शन अलग अलग है ना, ठीक है। तो ये हमारा कार्डिक आउटपुट हुआ, मतलब कार्डिक आउटपुट को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, किस हार्मोन से कर रहा है, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा पूरा हार्ट का रेगुलेशन हमने देखा, कैसे इनपुट से जा रहा है या प्रोसेस हो रहा है मिडिल ऑब्लोंगेटा रीजन में, मिडिल ऑब्लोंगेटा रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम, एंड देन यहाँ से आपका 2 सिग्नल या तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस से आपका स्टाइलकोलिन जाएगा जो कि आपका डिक्रीज करेगा डिपोलाइजेशन को और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट को, क्योंकि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। एंड दूसरा आपका जो इंक्रीज कर सकता है हार्ट बीट को बाय इंक्रीजिंग डिपोलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। तो समझ में आ गया रेगुलेशन ऑफ हार्ट कैसे होता है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्राइमरी न्यूरल सेंटर फॉर द एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन इज लोकेटेड इन सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मिड ऑब्लोंगेटा या फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो हमारा प्राइमरी न्यूरल सेंटर कहाँ लोकेटेड था, वो हमारा लोकेटेड था मिड ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व टू द हार्ट लीड्स टू सिंपैथेटिक एंड, हमने देखा पैरासिम्पैथेटिक नर्व देखा था, तो हमें सिंपैथेटिक नर्व के बारे में क्या जाना था कि इफिनेफ्रिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन ये हमारे कार्डिक आउटपुट को क्या कर बढ़ा दे रहे थे, ठीक है, यानी हार्ट बीट को बढ़ा रहे थे। कार्डिक आउटपुट कैसे बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट इक्वल टू हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना, तो हार्ट बीट अगर इंक्रीज करेगा तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करेगा ना। तो कैसे कर रहा था, अ डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन या फिर एन इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रेजिंग कार्डिक आउटपुट, ठीक है। तो यही सही ऑप्शन है ना, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व क्या कर रहा था, आपका इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रेजिंग कार्डिक आउटपुट। देखो कार्डिक आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, हार्ट रेट इनटू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो सही आंसर है डी। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, डिक्रीज इन स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन नहीं, एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन का डिक्रीज आपका स्टाइलकोलिन करता है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व से आता है। एंड अगला ऑप्शन, नो चेंज इन हार्ट रेट बट एन इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, गलत, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल ऑन द हार्ट इज टू एक्ट एज अ फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स फॉर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इंक्रीज बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज हार्ट रेट, स्लो एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन एंड रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, या फिर इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एट्रियल कंट्रैक्शन ओनली। तो अभी तक आप समझ गए कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल का क्या काम है, आपके हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। हार्ट रेट को डिक्रीज कैसे कर सकता है, वो आपके एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन को स्लो करके और कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहांस कार्डियक आउटपुट थ्रू हार्मोनल एक्शन। अब हार्मोनल एक्शन के थ्रू हम कार्डियक आउटपुट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं,
हॉर्मोन्स फ्रॉम द सेंट्रल एड्रेलिक्स, यहाँ भी सॉरी यहाँ पे भी कुछ वो आवाज चले तो मैं थोड़ा रुका हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहांस कार्डियक आउटपुट थ्रू हार्मोनल एक्शन। हार्मोनल एक्शन से हम कार्डियक आउटपुट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो देखो कार्डियक एक तो हमने देखा न्यूरल से कैसे इंक्रीज करते हैं, न्यूरल हम पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व का इस्तेमाल करते हैं, उनके केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, न्यूरो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड हम केमिकल के हेल्प से भी हम कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो हमारा एड्रेनल मेडुला है, एड्रेनल मेडुला है, यहाँ से हमारे इफिनेफ्रिन एंड नॉन इफिनेफ्रिन हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। हमारा थायराइड ग्लैंड से भी निकलते हैं, बट अभी इस चैप्टर में थायराइड ग्लैंड के बारे में नहीं दिया हुआ है, यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में थायराइड के बारे में नहीं दिया हुआ है कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने में। तो हम वही फोकस करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहांस कार्डियक आउटपुट थ्रू हार्मोनल एक्शन। तो ऑप्शन ए है hormones from the adrenal cortex, option B hormones from the thyroid gland, option C hormones from the adrenal medulla, या फिर option D hormones from pancreas। इसका सही आंसर है hormones from the adrenal medulla। Hypertension is the term for blood pressure that is lower than normal, higher than normal 120/80, या फिर the same as hypotension। तो hypertension क्या है आपका? हायर देन नॉर्मल, ये 120/80, ठीक है। In blood pressure reading of 120/80, what does the 120 mm of HG represent? The diastolic or the resting pressure, the pressure in the kidney, the systolic or the pumping pressure, या फिर द मीन एट्रियल प्रेशर। जो हमारा 120 होता है हमारा, वो सिस्टोलिक प्रेशर को डिनोट करता है, ठीक है, या फिर पंपिंग को। तो सही आंसर क्या है? सी। इन ब्लड प्रेशर रीडिंग 120/80, व्हाट डज द 80 mm of Hg मीन? ऑप्शन ए है द सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर, द डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर, द पल्स प्रेशर, या फिर द वेनस प्रेशर। तो इसका सही आंसर है द डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर। A repeated blood pressure of reading dash or higher is indicative of hypertension। तो इसका सही आंसर है 140/90। अगर 140/90 का रीडिंग आ रहा है, अब अगर हम इससे बार बार रिपीटेड ब्लड प्रेशर को काउंट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि उस पर्सन को क्या है? हाइपरटेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यानी अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसका मेजर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन है इट्स ओनली अफेक्ट द ब्लड प्रेशर विथ नो अदर impacts, it lead to heart disease and affect the organ like brain and kidney, it directly causes coronary artery blockage, या फिर it improves overall vascular efficiency। तो जो मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर क्या है? ये आपके इट लीड टू हार्ट डिजीज एंड अफेक्ट द ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी, ब्रेन और किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है और अदर हार्ट डिजीज भी ला सकता है। coronary artery disease affect the vessel that supply blood to brain, liver, heart muscle and lung। तो इसका सही आंसर है हार्ट मसल। हमें पता है कि हार्ट खुद को भी उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उनके लिए स्पेशल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर इस कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम में ही डिजीज आया तो क्या कहेंगे उसे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि अफेक्ट करेगा हमारे वैसे मसल्स को, जो वैसे ब्लड वेसल को, जो हमारे हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज ऑफन रिफर्ड टू एज एंजिना पेक्टोरलिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, कंजक्टिव हार्ट फेलियर, या फिर हाइपरटेंशन। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम ऑफन क्या करते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें होता है क्या है कि हमारे ब्लड वेसल्स में यानी कोरोनरी आर्टरी में कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस या फिर फैट, ये चारों डिपोजिशन होती है, जिससे हमारा जो ब्लड ल्यूमिन है यानी जहाँ से हमारा ब्लड पास करता है उस कोरोनरी आर्टरी में, वो छोटा हो जाता है। सिमिलर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके पास, चलो हम ब्लड वेसल बनाते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल हमने कल देखा था ना, जो हमारा लास्ट लेक्चर में ब्लड वेसल बनाया था, तो चलो हम ब्लड वेसल बनाते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल बनाने की हम रेज कर देते हैं, मस्त, सॉरी रेज करना अच्छा, हम लाइट करते हैं, ठीक है। हम ब्लड वेसल बनाएंगे। ब्लड वेसल के हमें पता है कि 3 लेयर्स होते हैं, टूनिका, इंडी, फिर से ये मीडिया वाला है, ठीक है, ये मीडिया है, ये ब्लैक कलर बात चल गया, एक मिनट फिर से बनाएंगे हम बाद में। और एक्सटर्नल, टूनिका एक्सटर्नल, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटरनल, ठीक है। ये ब्लड वेसल का हम टीएस सेक्शन देख रहे हैं। टीएस सेक्शन तो आप लोग समझते ही होंगे ना, ठीक है। और ये है आपका टूनिका इंडिका,
क्या है, टूनिका इंडिका, ठीक है। चलो, तो अब सेम जो यहाँ पे बनाते हैं ये आपका लिख देते हैं एक्सटर्ना, ये इनर वाला ना, तो ये आपका इंटरना और ये आपका मीडिया, यानी 3 लेयर होते हैं। यानी ब्लड वेसल ये लेंगे, अगर उसको ऐसे काटेंगे, अब जिससे देखेंगे ऐसे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक और बनाते हैं जिसमें हमें क्या हो गया, कैड हो गया, नहीं क्रोनिक आर्टरी डिजीज होगा, तो उसमें होता क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। क्या हो गया, क्यों हो रहा है भाई, चलो ठीक है। आपका ट्यूनिका स्टर्ना है, ब्लू वाला, रेड वाला आपका ट्यूनिका मीडिया है, और ब्लैक वाला क्या है आपका ट्यूनिका इंटरना है। अब होता क्या है कि हमारा कौन कौन से यहाँ मैं लिखता हूँ, कोलेस्ट्रॉल, फैट, फाइबर, इन सब की वजह से क्या होता है, जो हमारा फैट का डिपोजिशन होने लगता है कहाँ पे, इसके ल्यूमन साइड पे, यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, ठीक है, इन सब का डिपोजिशन हो गया। तो अब आप क्या देख रहे होंगे, देख रहे हैं कि यहाँ जो ब्लड सप्लाई करने के लिए पहले पहले ब्लड सप्लाई इस ल्यूमन से जाता नहीं, इतना इसके पास होता, लेकिन अब इसके पास ब्लड सप्लाई कहाँ से करना होगा, बस इतना ही पोर्शन ना ब्लड सप्लाई होगा, तो अब ल्यूमन हमारा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसमें ल्यूमन कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी क्रोनिक हार्ट डिजीज ऑफन रिफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें हमारा कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल फैट या फिर फाइबर्स, ये सब क्या होता है, डिपोजिशन होने लगती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा ल्यूमन डिक्रीज हो जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो वही डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर फाइब्रस टिश्यू इन द आर्टरीज, जो भी हमने देखा, जिससे हमारा ल्यूमन क्या होगा, कम हो जाएगा। द डिपोजिशन ऑफ द डिपोजिट्स इन कैड मेक द ल्यूमन इनर स्पेस ऑफ द आर्टरीज वाइडर, मोर इलास्टिक, नैरो या फिर डिसअपीयर कंप्लीटली। तो क्या हो जाएगा आपका, मोर नैरो होने लगेगा, यानी पतला होने लगेगा, तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा ना। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर इंजिना पेट्रोलिस, हार्ट फेल्यूर और हार्ट अटैक, एक्यूट चेस्ट पेन या फिर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। तो इंजिना पेट्रोलिस का कॉमन नेम क्या है, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन। Angina is a symptoms that appears when too much oxygen reaches the heart muscle. The heart stop beating. Not enough oxygen is reaching the heart muscle. फिर blood pressure become too low. तो इंजिनियर पत्रस में होता क्या है कि हमारे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हार्ट मसल्स के पास। Angina is a more common among which demographic group? Only young adult men, only young adult women, middle-aged and elderly individual of any gender या फिर exclusive in children। जो हमारा इंजिना होता है वो किसमें होता है, मिडिल, मतलब देखा जाए तो सब में हो सकता है, लेकिन ज्यादा किसमें होता है, मिडिल एज्ड एंड एल्डरली इंडिविजुअल ऑफ एनी जेंडर, किसी जेंडर में हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए वो, या तो मिडिल एज या फिर एल्डरली, ठीक है। एंजाइना occur due to condition that affect blood density, blood flow, now conduction या फिर lung capacity। तो एंजाइना एंजाइना पेक्टोरिस जब होता है तो उससे होता क्या कि हमारा ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हार्ट, ठीक है, देखो ब्लड फ्लो इसलिए डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा हार्ट मसल को अफेक्ट कर रहा है ना, हार्ट मसल के पास तो हमारे पास एक्टिव ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है। अब हमारे पास अगर एक्टिव मसल पहुंचे, एक्टिव ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे तो उसका फंक्शन डिक्रीज ही करेगा ना, फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो उसका कम ही हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हार्ट फेल heart failure is defined as the state where the heart stop beating completely, is suddenly damaged by a lack of blood supply, is not pumping blood effectively enough to meet the body's need, या फिर beats at an excessively fast rate। तो हार्ट फेलियर में होता क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो इनफ ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट, ये 3 चीज होते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बताना जरूरी है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें समझना चाहिए। देखो कुछ कुछ जो कंसेप्ट होना तो उसे हमें समझने में थोड़ा टाइम लगे, लगे कोई बात नहीं, लेकिन समझना चाहिए, ठीक है। एक होता है आपका कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, एक होता है हार्ट फेलियर, ठीक है, और एक कौन सा टर्म होता है, देखिए हार्ट फेलियर हो गया, कार्डियक अरेस्ट,
चलो तो इसको हम बताते हैं। तो कार्डियक स्टिक में क्या होता है, अरेस्ट मतलब क्या होता है, स्टॉप, मतलब रुक गया, कोई बंदा चला वो अरेस्ट हो गया यानी वो रुक गया। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा कि जो हमारा हार्ट फंक्शन क्या होगा, कंप्लीटली स्टॉप कर देगा। हार्ट फेल्योर क्या होगा, फेल्योर टर्म में क्या होता है, फेल्योर टर्म में होता ये है कि हम ब्लड का सप्लाई, मतलब देखो, अगर माने यहाँ हमारे पास इतना कैपेसिटी है और हमसे इतना ही ब्लड को भेज पा रहे हैं, ठीक है, अगर इतना कैपेसिटी इतना ही ब्लड को भेज रहे हैं तो माने क्या है, हम काम कर रहे हैं लेकिन हम इनफ काम नहीं कर रहे, हम अपने काम में फेल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं बट हम अपने काम में क्या है, ही फेल है। तो यह है हार्ट फेलियर, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट में हार्ट फेलियर समझ में आ गया ना, गुड। बोला कि हार्ट फेलियर इज डिफाइंड एज द स्टेट वेयर द हार्ट stop beating completely, is suddenly damaged by a lack of blood supply, is not pumping blood effectively through to enough to meet the body's needs. If it beats an excessively fast rate, तो इसका सही क्या है, is not pumping blood effectively enough to meet the body needs. Another term for heart failure is congestive heart failure because one of its main symptoms is congestion of the liver, congestion of the lung, congestion of the brain या फिर congestion of the extremity. सेंसर क्या है कि हार्ट फेलियर को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये मेन सिम्टम है कंजक्शन ऑफ लंग की वजह से, यानी लंग के जब कंजक्शन होते हैं यहाँ पे कुछ कंप्रेशन होती है लंग्स में, तो हमारा हार्ट भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, यानी इनफ ब्लड सप्लाई नहीं करता। हार्ट फेलियर सेम एज कार्डियक अरेस्ट नहीं, हमारा हार्ट फेलियर क्या है कि हमारा हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर रहा, जबकि कार्डियक अरेस्ट क्या है कि हमारा हार्ट कंप्लीटली स्टॉप हो गया। इसमें फंक्शन होता है लेकिन मतलब जितना चाहिए रिक्वायरमेंट उतना नहीं होगा, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा कि हार्ट कंप्लीटली रुक जाएगा, तो इस जगह फॉल्स। हार्ट फेलियर सेम एज हार्ट अटैक नहीं, हार्ट फेलियर में हमारा हार्ट क्या होता है कि वही जो भी हम देख रहे हैं कि जितना इसको काम करना काम नहीं कर रहा है। और हार्ट अटैक में क्या होता है, हमारा जो हार्ट का मसल है वो डैमेज हो गया। अटैक में क्या होता है, डैमेज होता है ना, तो हार्ट फेलियर हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट अटैक में हमारा हार्ट का मसल डैमेज हुआ है, तो भी क्या है फॉल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और चीज देख रहे थे ना, चलो एक ज़्यादा ज़्यादा लास्ट लास्ट में फिर से मैं क्योंकि अभी चैप्टर खत्म ही हो गया तो मैं आपको फिर से अच्छे से समझा देता हूँ। कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, एक है हार्ट फेलियर, एक है आपका हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होगा कि मसल, किसका मसल, हार्ट का मसल क्या हो जाएगा, डैमेज। अटैक में तो क्या होता है, कोई अटैक करेगा तो हमारा कुछ डैमेज ही होगा ना, अटैक में हमारा डैमेज हो जाएगा। अरेस्ट में हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप। अरेस्ट मतलब होता है कि स्टॉप कर देना। और फेलियर में क्या होगा कि आपका इनफ सप्लाई नहीं करेगा ब्लड, इनफ पंप नहीं करेगा, ठीक है। तो ये टर्म अगर हम ये वर्ड भी याद रखेंगे ना तो ये हमारे टर्म इजिली याद रहेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही, हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड, ख्याल रखना अपना।